हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि हम लोग जो है क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड की। और उसमें हम सारा जो कंटेंट है ब्रीफ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम मॉडल पेपर्स करेंगे। तो हमने ऑफलाइन स्टार्ट किया है लेक्चर्स, और उसी लेक्चर्स को हम रिकॉर्ड कर रहे थे, बट वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो जैसा हमने वादा किया है, तो हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो हम आप लोगों को अलग से जो है वीडियोज लेक्चर रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, और कुछ समय बाद हम लाइव आ जाया करेंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लाइव भी आ जाया करेंगे, और लाइव में क्या होगा कि डिस्कशन हो जाएगा, आपको कुछ पूछना हुआ। और ऐसे क्या है कि हम लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दे रहे हैं आप लोगों को। तो जो भी बच्चे इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ये एक कॉन्साइज सिलेबस है आपका, जो कि पूरा डिजाइंड है, ताकि आप अगर इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करेंगे, अगर प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने के साथ साथ में। वो तो आपके ऊपर भी निर्भर करती है पढ़ाई। तो जो भी लेक्चर्स फॉलो करते हैं वो पेन कॉपी लेके बैठे, साथ में बुक्स भी लेके बैठे, और साथ साथ में पढ़ें। ठीक है, वन बाय वन लेक्चर आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आइए जरा हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट डे है उसको हम पढ़ते हैं आज। तो देखते हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे वो आपको रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिख रखा है यहाँ पर कि रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज फर्स्ट टॉपिक हमने 15 टॉपिक्स अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने क्रैश कोर्स के अंदर, जिसमें एक टॉपिक के ऊपर हम 2 दिन बोलेंगे, 2 लेक्चर्स लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर एक छोटा टॉपिक हुआ तो 1 डे में कंप्लीट हो जाएगा, जो बड़ा टॉपिक होगा उसके लिए 3 डेज लग जाएंगे, क्योंकि हमको मेन मेन चीजें डिस्कस करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया है इस चीज को। तो आइए जरा आज आज अपना लेक्चर खत्म करते हैं, अपनी चीजों को पढ़ते हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। रिलेशंस को पढ़ने से पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कुछ सेट क्या होता है ना, सेट कैसे होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, बट हम आपको बता दे रहे हैं। तो सेट क्या होता है, दैट इज योर सेट। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड ऑफ जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सेट। ध्यान देना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ना कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे भी हो मुझसे नहीं मतलब, बट कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग ये है कि हमारे पास हम जो मेंबर्स या जो ऑब्जेक्ट्स हम रख रहे हैं कलेक्शन में, उनको हम आसानी से रख सके, है ना। कोई दूसरा आ गया तो वो उसको मेंबर है या नहीं, या उसका वो सदस्य बनेगा उस कलेक्शन का या नहीं लगेगा, उसके हम क्लियर हो, डैम श्योर हो, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, और साथ साथ में आप एक नोट्स प्रॉपर बनाते जाइएगा, ताकि आपके पास एक रैपिड रिवीजन का जो है एक नोट्स हो, ताकि आप जब एग्जाम में लिखने जाओ 2-3 दिन पहले आप प्रॉपर स्टडी करके जाओ। ओके, तो a set a set is a well defined set is a well defined collection of objects. ओके, तो ये चीज समझ गए। तो यहाँ पर क्या है ना, कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड। ओके, ये चीज ध्यान रखना, जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है ना। तो अब समझ गए होंगे कि हम जिस प्रॉपर्टी के तहत हम वो कलेक्शन बना रहे हैं वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे हमने कहा द सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हमें डैम श्योर है कि अगर हमने कोई नाम दिया तो प्राइम मिनिस्टर रहे थे या हैं, ठीक है, या नहीं, हम क्लियर हैं। बट अगर हम कहें कि द इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ, ये जो कलेक्शन होगा वो सेट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो द जो हु इज इंटेलिजेंट, हु इज नॉट इंटेलिजेंट, है ना। आप नहीं कह सकते कि कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है ना। तो इसलिए हमारे पास तो एक चीज है ना, जो प्रॉपर्टी है वो हमारी वेल डिफाइंड है। तो ये एक सेट के बारे में थोड़ी सी चीजें हमने बोल दी। बाकी
इंपॉर्टेंट इसके आगे रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कैसे इसे लिखा जाता है। तो हमने एक सेट ले लिया है यहाँ पर, जिसको हमने ए से डिनोट किया है, और उनके मेंबर्स को हम कामा से सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3 और 6 9 एंड 18। ये एक हमने सेट ले लिया। दिस सेट रिप्रेजेंटेशन इज, हमेशा सेट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम रोस्टर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। दिस इज रोस्टर, या फिर इसको हम टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दिस इज योर टैबुलर फॉर्म। ओके, दिस इज योर टैबुलर फॉर्म। और दूसरा हमारे पास है एक रूल मेथड में इसी को अगर लिखते हैं तो एक्स सच दैट, एक्स की प्रॉपर्टी लिख जाती है, एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, एंड divisors of 18, and is a divisor, divisor of 18। 18 के जो डिवाइजर्स हैं वो तुम्हारे पास सारे यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसको हमने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। तो दिस इज नोन एज योर सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे सेट रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी सेट के अंदर, या कोई भी मेंबर्स होते हैं किसी भी कलेक्शन के, ठीक है, अगर वो सेट है तो उनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, है ना, हम अपनी लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स लैंग्वेज में उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, या मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट हियर मेंबर्स, मेंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट called called एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। जैसे कि यहाँ पर हम कहें तो वन क्या है, वन इज द एलिमेंट ऑफ ए, टू इज द एलिमेंट ऑफ ए। ओके, एक चीज और समझना कि जैसे कोई मेंबर है किसी सेट के अंदर, तो उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते थे, एक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू सिंबल, ए, दिस इज योर एक्स बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए, है ना, दैट इज, या कह सकते हैं एक्स द मेंबर ऑफ ए, इस तरीके से भी हम कह सकते हो। और जो तुम्हारे पास, अगर हमारे पास नहीं है कोई मेंबर, जैसे हमने एक मेंबर लिया वाई जो कि इस सेट ए के अंदर नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट डज नॉट बिलोंग्स टू, तो वाई डज नॉट बिलोंग टू, वो ए में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, तो दिस इज द मेंबर्स के बारे में बात होगी किसी भी। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर सेट्स के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बारे में वी हैव टू नो। ठीक है, एक चीज और है कि कार्डिनलिटी क्या होती है सेट की, सेट की कार्डिनलिटी के बारे में। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेट, जैसे कि अगर हम बात करें तो कार्डिनलिटी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द कार्डिनलिटी। ये होता क्या है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए, है ना, ए के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट, जैसे कि अगर हम इस ही एग्जांपल में देखें तो इसमें हमारे पास कार्डिनलिटी क्या है, गिवन एग्जांपल, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज को यू काउंट है 1 2 3 4 5 6, तो कितनी है, 6 है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज है 6। तो नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ सेट, दैट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। तो कुछ पर्टिकुलर
देख लेते हैं, कुछ सेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सेट्स यूज्ड इन पर्टिकुलरिटी, कुछ नोटेशंस हैं पर्टिकुलरली इन मैथमेटिक्स, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास अगर हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम एन से लिखते हैं, है ना, उनको हम एन से लिखते हैं। तो वी नो दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 20। दिस इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास, अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। यू नो दैट ऑल द नेगेटिव नंबर्स, -1 0 1 2 3, है ना। तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट है हम रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। यू नो दैट द नंबर्स ऑफ द टाइप p upon q such that p and q is from integer and provided this q should not equal to 0, है ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कलेक्शन जो होगा दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ओके, तो दीज आर सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। गॉट इट? ठीक है, इसी तरीके से अगर हम q प्लस लिख दें तो जितनी पॉजिटिव हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगी उनका कलेक्शन होगा। दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल, है ना, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ओके, गॉट इट? तो इस तरीके से कुछ नोटेशंस हमारे चलते हैं जो ठीक है। एक हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स की अगर हम बात करें आर, तो दिस इज योर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, ठीक है। अगर हम यहाँ पर, अच्छा, रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स होती हैं। आप लोगों ने इरेशनल नंबर के बारे में सुना होगा। तो रेशनल तो सारी की सारी, और इरेशनल भी उसी में सारी की सारी कलेक्शन जो हो जाए वो सारी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेट के ऑपरेशंस के बारे में जानते हैं, अगर हम इरेशनल नंबर्स को हमने क्यू सी से लिख दिया, दिस इज अ इरेशनल नंबर्स, तो जो हमारा रियल नंबर होगा दैट विल बी द यूनियन ऑफ विद बोथ द सेट q एंड यूनियन ऑफ दिस क्यू सी। ओके, रेशनल इरेशनल्स मतलब जो रियल नंबर्स थे सारी नंबर्स रेशनल और इरेशनल। ओके, तो यू नो दैट अगर हम यहाँ पर r प्लस लिख दें, इफ आई एम जस्ट राइटिंग r प्लस, तो दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, जितने भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगी उनका सेट। तो इन सारे नोटेशंस को आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास किसको हम क्या नोटेट करते हैं। अगर हमने कभी आर लिख दिया, मान लो ऐसा आर लिख दिया हमने कहीं, तो वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो सबसेट के बारे में हमें पता है कि अगर हमें लिखा हुआ ए इज द सबसेट ऑफ बी, है ना, इफ दिस इज राइटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी सेट है और उसी सेट के कुछ एलिमेंट्स को निकाल कर हम एनदर सेट बना दिए, एक नया सेट बना दिए। अब नया सेट हमारा बिल्ड हुआ कुछ एलिमेंट्स लेके किसी सेट के, तो वो जो नया सेट बना वो क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। तो हमको एक चीज पता है कि जब हम सबसेट बनाते हैं तो हम उस बड़े वाले सेट से ही कुछ एलिमेंट्स निकालें। इसका मतलब वो जो छोटा सेट बना, जो सबसेट बना, उसके सारे एलिमेंट कहाँ होंगे? बड़े वाले सेट में होंगे। तो अगर हम ए को अगर सबसेट कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन
बी, हर एक एलिमेंट ए का बी में होगा, तभी तो हम उसको सबसेट बोल रहे हैं, है ना। तो यू कैन, अगर हम नंबर सिस्टम में देखें, यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स के अंदर भी आते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स। ओके। और अगर हम बात करें रेशनल नंबर, सारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म नंबर, वो उसमें इंटीजर्स सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। तो यू कैन से set of integer is a subset of q. This is notation for subset. ये सब आप लोगों को पता है, ठीक है, बस रिकॉल करना है आपको। और q, दिस इज योर क्यू मतलब रेशनल नंबर, और रियल नंबर्स के अंदर होता है। तो यू कैन आल्सो से द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स का क्या है, सबसेट है। अच्छा, रियल नंबर्स को लिखने के लिए हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने अपने स्कूल कैडर में पढ़ा है कि हम जो है एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, है ना। तो सीधी नहीं आ रही, सीधी नहीं बन रही, तो हम क्या करें, यहाँ से एक हम लाइन ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। हम जस्ट ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम हेयर, दिस इज द लाइन, तो जस्ट ड्रॉ अ लाइन, इट विल बी स्ट्रेट। ओके, एक हमने लाइन ले ली यहाँ पर, दिस इज योर लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल लाइन। दिस इज योर रियल लाइन, इसको हम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हम अपनी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें याद है कि हम यहाँ जीरो लिखते थे, और फिर हमने ये वन लिखा। तो जीरो और वन के बीच के जितनी भी नंबर थे वो जीरो वन में यहाँ पर रियल लाइन के अंदर यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमने टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, और फाइव। तो जो हमारे पास इंटीजर है इनको तो स्पॉट कर दिया, इनको तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। बट जो नंबर्स नहीं रिप्रेजेंटेड है रियल नंबर्स में, जैसे कि अगर हम 0.5 की बात करें तो ये यहाँ कहीं होगा 0.5। ओके। तो इसी तरीके से इधर हमारे पास निगेटिव थी लेफ्ट साइड में, -2, -3, -4, है ना, -5, -6, इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास 6 इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो गई, दिस इज रियल लाइन, इसको हम रियल लाइन। तो हम नंबर्स को एक लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख गए, और इस तरीके से हमारे पास नंबर्स स्टार्ट हुए, नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ, और उसके बाद हमारे पास सेट थ्योरी भी गई। ओके। तो अब हम बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट रिलेशंस की। तो रिलेशन से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हमारा रिलेशन बिल्ड होता है। तो आइए जरा देखते हैं कि व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट और कैसे वो डिफाइन होता है। ओके। तो दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइंड होता है। तो अगर हमने दो नॉन, एक हमने, पहले तो हम नॉन एम्प्टी सेट्स लेके चलते हैं। लेट, हमने दो सेट्स ले लिए नॉन एम्प्टी, एक हमने ले लिया ए, दैट इज और नॉन एम्प्टी सेट, एंड हमने एक बी सेट ले लिया, वो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी। अच्छा, सेट के टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, सिंगलटन सेट होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है ना। फाइनाइट सेट होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और फाइनाइट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, तो एक इनफाइनाइट सेट है। बट अगर हम बात करें 1 to 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो ये कलेक्शन जो है एक फाइनाइट सेट को बताता है। तो ये सारी टाइप्स ऑफ 11th क्लास में पढ़ा है, उनको फिर से रिकॉल कर लेना ताकि चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्योंकि आप एक एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो बेसिक फंडामेंटल है वो जरूर आपको आनी चाहिए, तभी आप और अच्छी चीजों को सीख पाएंगे, है ना। मैथमेटिक्स का तो यही सबसे अच्छी चीज है कि हम जो भी चीजें सीखते हो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती हैं। ओके। तो लेट, अगर हमने लिखा है कि ए इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है ए जो है, और इम्पटी सेट को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम लिखा ए इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि ए जो है वो इम्पटी सेट नहीं है ना। बी इज नॉट आल्सो नॉट अ इम्पटी सेट। तो हमने दो सेट ले लिए, बी टू सेट्स, बी टू सेट्स। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी। ओके।
और इसको हम कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एक्स कमा वाई सच दैट एक्स इज फ्रॉम ए एंड वाई इज फ्रॉम बी, है ना। जो हमारे पास पेयर टाइप में एलिमेंट बनते हैं जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं एक्स कमा वाई, और ये जो हमारे पास पेयर होता है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब हम x एलिमेंट a का ले रहे हैं तो a ही का हमारा पोजीशन में एलिमेंट रहेगा, और y b का ले रहे हैं तो b का ही होगा। इसका मतलब सेकंड पोजीशन सेकंड वाले सेट्स का होता है और फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट का होता है, ठीक है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर हमने ले लिया a दैट इज इक्वल टू 1 2 3, और हमने b ले लिया दैट इज इक्वल टू ए बी, हमने ये ले लिया। तो अगर हमें इन्हें प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो कैसे होगा। तो हमें पता है कि हर एक एक्स ए का है उसके लिए पेयर बनेगा और एक वाई के लिए कोई ना कोई पेयर बनेगा। तो हम इसको इस तरीके से करते हैं, वन का हम ए के साथ, मतलब वन को हमने प्रोडक्ट किया ए के साथ तो वन का ए पेयर बना, फिर दूसरा पेयर क्या आएगा वन का बी के साथ, ठीक है, फिर दूसरा टू का ए के साथ, और फिर हमारे पास टू का बी के साथ, और फिर हमारे पास थ्री का ए के साथ, और ये हमारे पास थ्री का बी के साथ। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया किसका ए क्रॉस बी का, ठीक है। दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो आई थिंक आप समझ गए कि कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं और पेयर टाइप के एलिमेंट्स आते हैं, और वो भी पेयर ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन हम नहीं चेंज कर सकते, वी कांट चेंज। अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट अगर ये लिखा हुआ है तो यू कांट चेंज इट ए कामा वन, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं कि हम किस ऑर्डर में रखना है, फर्स्ट एलिमेंट को हमें फर्स्ट सेट से लेना और सेकेंड एलिमेंट को हमें सेकेंड सेट से लेना। तो दिस इज डिफाइंड एट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। तो इफ आइदर, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एक इम्पटी सेट हुआ तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इम्पटी सेट लिखते हैं, दैट विल बी यू गिव एन इम्पटी सेट। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, पेयरिंग किसके साथ करेंगे, तो विल देयर विल बी नो एलिमेंट, ओके। तो यू कैन जस्ट राइट हियर इफ आइदर a or b is the null set empty set कुछ भी कह सकते हो आप, null set, then a cross b will also be empty set, okay, be empty set, वो भी हमारे पास empty set होगा। यू कैन से ये इसका मतलब होगा कि a क्रॉस b, और empty set हमारे पास एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, फाई से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो जब हमने बोल दिया ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर बोलने का मतलब है कि फिक्सिंग है, देयर इज अ फिक्सिंग पोजीशन, ओके। अगर फिक्सिंग पोजीशन है तो इट मींस, अगर हम कहें कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इफ यू आर इफ यू आर सेइंग इफ एक्स कामा वाई, जैसे एक हमने पेयर लिया एक्स कामा वाई और हमने कहा ये इक्वल है किसके, पी कामा क्यू की, ठीक है। तो ये तभी इंप्लाई करेगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है जब एक्स इक्वल हो किसके, पी के, एंड वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स भी करते थे, हम कहते थे कि अगर एक्स कामा एक्स प्लस वन कामा वाई, ये हमने कहा कि इक्वल टू है टू कामा वन, तो आपको बताइए, ठीक है, फाइंड फाइंड एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स एंड वाई आपको फाइंड करना है। तो सिंपल है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, तो एक्स प्लस वन इज जस्ट इक्वल टू टू एंड दिस y इज जस्ट इक्वल टू वन। तो सेकंड पोजीशन इसके इक्वल हो जाएगी और फर्स्ट पोजीशन वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम x बराबर क्या निकालेंगे, टू माइनस वन, इट मीन्स x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास आंसर्स आ जाते थे हम जब 11th क्लास की चीजों को पढ़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को हम
करते थे। तो दिस इज योर ऑल अबाउट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं कि कार्डिनलिटी जरा देख लेते हैं कि कार्डिनलिटी क्या होती है। तो हमने एक चीज देखी थी कि हमारे पास यहाँ पर ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, 1 2 3, और बी के अंदर 2 एलिमेंट थे, ए और बी। लेकिन अब इनको जब इनके जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो इसमें एलिमेंट मिले 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स मिले। तो 6 मतलब 3 into 2, इट मीन 6। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कार्डिनलिटी होगी किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये होता है। या यू कैन से कि हमारे पास ऐसे भी हम इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, तो नोटेशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम ऐसे भी लिखते हैं कि दिस इज कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज जस्ट इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, है ना। सेपरेटली उनकी जो क्वाड्रेंटिज है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्डिनलिटी। ओके, अब हम बात करते हैं अपने रिलेशन की। तो अभी हमने सोचा ये देखा कि हमारे पास दो सेट्स हैं और दो सेट के बीच में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा, और जैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ये वी गॉट अ पेयर, है ना, पेयर एक्स कामा वाई टाइप है। तो अब उस एक्स कामा वाई के बीच में हम कोई कंडीशन बिल्ड करेंगे, कोई कंडीशन हम डाल देंगे, और उस कंडीशन को डालकर हम कुछ पेयर्स का कलेक्शन ले लेंगे, है ना। और उन कुछ पेयर्स का जो कलेक्शन लेंगे वही रिलेशन कहलाता है। तो रिलेशन इज नथिंग, इट इज दिस इज वन टाइप ऑफ कंडीशन, दैट समथिंग कंडीशन समथिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम कुछ ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रकार का रिलेशन हो जाता है किससे, सेट ए से सेट बी के ऊपर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन। तो रिलेशन इज वन टाइप ऑफ कंडीशन बिटवीन टू सेट्स, और जब हम वो कंडीशन लगाते हैं तो हमको कुछ पेयर्स मिलते हैं, मतलब एक एलिमेंट एक्स का वाई के साथ कोई कंडीशन से वो जुड़ जाता है तो एक पेयर मिल जाता है। उन पेयर्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज योर रिलेशन, और उसी को हम रिलेशन सेट भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए जरा हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए जरा इसको हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो क्या है, ठीक है, रिलेशन इज व्हाट, लेट अस डिफाइन इट, इट इज द सबसेट ऑफ, ओके, तो दिस इज योर रिलेशन। तो अ रिलेशन यू कैन से राइट हियर, अ रिलेशन आर, इसका नाम हम रखते हैं यहाँ पर आर, अ रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम अ सेट, फ्रॉम अ, अच्छा एक चीज, जब कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे, तो इसलिए हम सेट कैसे लेके चलेंगे, नॉन इम्पटी। तो रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट जिसको हम ए कह रहे हैं, सेट ए टू अ नॉन इम्पटी सेट, सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट बी is is a subset, the subset of the Cartesian product, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ओके। तो ऑब्वियसली अभी हमने बताया कि जो भी हमारे पास पेयर्स मिलेंगे वो एक क्रॉस बी से ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ए से बी के ऊपर कोई हमने कंडीशन डाली और उनके हमने पेयर्स को कलेक्ट कर लिया और वो एक रिलेशन फॉर्म किया, तो उससे हम उस रिलेशन को हम कह देंगे दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हम पेयर्स का कलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इफ आर इज अ रिलेशन, तो समथिंग रिलेशन में कोई पेयर मान लो एक्स कमा वाई एग्जिस्ट करता है, मतलब बिलोंग करता है इस रिलेशन के अंदर, ठीक। तो जो सेकेंड एलिमेंट है वाई, इसको हम बोलते हैं दैट इज योर इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना। वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, इमेज है, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है, या यू कैन से दिस एक्स इज रिलेटेड टू वाई, यू कैन से रिलेटेड टू बाय द कंडीशन। कंडीशन हम देखेंगे कि क्या कंडीशन हम डाल के हम रिलेशंस बना रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास कंडीशंस होते हैं।
रिलेटेड टू y, ओके, y से रिलेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, है ना। इसको बोलते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट होता है रिलेशनशिप में, उसको हम इमेज बोलते हैं, दिस इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, यू कैन से राइट है दिस y is the image of the first element, ये फर्स्ट एलिमेंट की क्या है, इमेज है, ओके। ठीक है, तो दीज आर सम, ठीक है, और भी चीजें हम देखेंगे कि रिलेशन जब हमने लिखा तो रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स रिलेट करेंगे, जो अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स का रिलेशन अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट ए तो हम वही रहने देते हैं 1 2 3, 1 2 3, और बी जो है तुम्हारे पास दैट विल बी 3 4 5, ओके, ये हमने ले लिया। अच्छा, अब हम यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर लिखें तो क्या आएगा, जरा देख लेते हैं क्या आ जाएगा। वन का इन सबके सबके साथ होगा, तो 1 3, 1 4 और 1 5, फिर हमारे पास 2 3, 2 4 और 2 5, ओके। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 और 3 4 और 3 5, ओके। तो दिस इज द तुम्हारे पास इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो 9 होने चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3 6 और ये 3 9 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए। अब हमने रिलेशन बनाया कि आर इज द रिलेशन जिसमें वो सारे पेयर्स होंगे such that x is from A and y is from B and this x is less or equal to 1। ये रिलेशन ही बनाते हैं क्योंकि हमारे पास हम x इज इक्वल टू y ले लेते हैं, है ना। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास लेस है ना, तो लेस और इक्वल टू अगर ले लेंगे, हम केवल लेस देन लेते, इक्वलिटी नहीं हटाते, केवल लेस देन ले लेते हैं, तो एक्स इज लेस देन वाई, हमने ये ले लिया, ठीक है। तो ये रिलेशन है कि एक्स वाई जो हम पेयर ले रहे हैं उसमें एक्स वाई से छोटा है, तो वो सारे, और एक्स कहाँ का एलिमेंट है, ए का, वाई कहाँ का एलिमेंट है, बी का। तो हम ये जो रिलेशनशिप जब लिखेंगे इसमें कौन कौन से पेयर आएंगे, जब हम 1 3 लिख सकते हैं, हाँ, क्यों, क्योंकि 1 3 से छोटा है। फिर 1 4 लिख सकते हैं, 1 5 लिख सकते हैं, 2 3 लिख सकते हैं, लिखेंगे ही, और 2 4 लिख सकते हैं, 2 5। अब जैसे यहाँ पर 3 3 है, अब यहाँ रुक जाएंगे, ये पेयर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा और 3 5 आ जाएगा, ठीक, ये हमारे पास फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, तो वो सारे पेयर्स आ जाएंगे। अब एक चीज देख रहे हैं कि जो हम रिलेशन लिखे उस रिलेशन के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से निकल के आए, ए क्रॉस बी से, तो ये रिलेशन क्या हुआ, सबसेट ही तो हुआ, तो ये क्रॉस बी का सबसेट है, यू कैन आल्सो राइट दिस इज द सबसेट ऑफ हेयर ए क्रॉस बी, ओके। तो आई होप समझ गए होगे कि रिलेशन क्या होता है और कैसे हम उन्हें डिफाइन करते हैं, है ना, जो भी कंडीशन हम डाल दें और उस कंडीशन के साथ जो भी पेयर्स निकल के हैं उनका जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन सेट, ओके। तो वहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 1 1 1 2 2 2 3 3, मतलब 1 2 3 इन द फर्स्ट प्लेस इज हेयर, तो 1 2 3 इज द कलेक्शन, जो ये कलेक्शन होगा इसको हम बोलते हैं डोमेन, ओके, दिस इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन, ओके। जो सेकेंड एलिमेंट होता है जैसे वाई जो हमारे पास है, उनका जो कलेक्शन होगा उसे हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, जैसे बी, या कह सकते हो रेंज के एलिमेंट्स जहां से आते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो इनको भी हम डिफाइन कर देते हैं, समझ तो आप लोग गए ही हैं, तो हियर डिफाइंड है द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, लिख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट,
the set of all first elements of the ordered pair pairs in a relation, ordered pair in a relation R, जो भी रिलेशन हमारे पास R होगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उनका कलेक्शन जो होगा, ठीक है, फ्रॉम जो भी फ्रॉम सेट A to set B is called the domain. ये क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं उस रिलेशन की, डोमेन ऑफ द रिलेशन। रिलेशन, हाँ ओके। तो आई होप समझ आ गया होगा कि हमारे पास ये क्या क्या कह रहा है और क्या डोमेन होता है। जो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट होता है उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, दैट इज योर डोमेन। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल और भी देखना चाहें, यहाँ पर अगर हम डोमेन देखें तो वन है, वन टू है और थ्री है, तो वन टू थ्री, दिस इज द डोमेन एलिमेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम ए ले लिया, दैट इज योर ए, दैट इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमने एक सेट ले लिया। एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ रिलेशन, define a relation R from A to A by how, कैसे लिखेंगे? दिस R is just equal to x comma y, okay, this is your x comma y such that y is just equal to x plus 1। यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो ये बोला है कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से एक ज्यादा है, दैट इज y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1। तो अगर अगर यहाँ पर हम सबसे पहले तो रिलेशन ही लिख लेते हैं। तो आप एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पर x1 लिखेंगे, ए टू ए रिलेशन यहाँ पर आर को बनाया गया है, तो एक ही सेट के ऊपर हमने बनाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियरली 1 कमा 2। ठीक है, फिर अगर हम 2 रखेंगे एक्स की जगह पर तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 1 है वो 2 से रिलेट करता है, 2 जो है वो 3 से रिलेट करेगा, है ना। और फिर हमारे पास जो 3 अगर हम रखते हैं तो 4 3, क्योंकि हमारे पास y एक ज्यादा है, ठीक है। 4 है तो 5 है, ठीक है, और 5 है तो 6 है। अब 6 का किसी से रिलेशन नहीं हो, क्योंकि 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और 7 उसमें है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि यू नो दैट इनका जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो वहां पर 36 एलिमेंट्स आएंगे, और उनमें जो ये रिलेशन रख रहे होंगे वो केवल यही हमारे पास 5 ही हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जो इस रिलेशन को फुलफिल कर रहे होंगे, जिसमें कि फर्स्ट जो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट है वो पहले फर्स्ट वाले पोजीशन से एक ज्यादा है, ठीक है। तो दिस इज 1 कमा 2, 2 कमा 3, 3 कमा 4, 4 कमा 5, 5 कमा 6, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, ओके। तो ये हमारे पास रिलेशन सेट हो गया, ठीक है। अगर इसको हम एरो डायग्राम इसका बना सकते हैं, इसका हम ये दिखा सकते हैं कि कौन एलिमेंट किससे रिलेट करता है। तो अगर इसका एरो डायग्राम बनाते हैं, अगर इसका हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने एक ऐसे बना लिया सेट, एक ऐसे सेट बना लिया, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ये ए था, और ए से ए के ऊपर हम इसको रिलेशन आर को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर भी सारे एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 4 5 6। हम देख रहे हैं 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से, तो 1 is related to 2, 2 is related to 3, and 3 is related to 4, and 4 is related to 5, and 5 is related to 6। तो
यहाँ पर 1 हमारे पास किसी से नहीं रिलेट कर रहा, यहाँ पर 6 किसी से रिलेट नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिस इज योर रिलेशन आर इज डिफाइंड हियर, तो दिस इज अ एरो डायग्राम। तो हम किसी रिलेशन सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तरीका है लिखने का, करने का, ठीक है। दूसरा है, अगर इसी की हमें अब डोमेन लिखनी हो, ठीक है, अब आप बताइएगा कि डोमेन इसकी क्या है। डोमेन भी बताएंगे, रेंज भी हम लोग देखेंगे, और कोडोमेन भी देखेंगे, ठीक। कोडोमेन तो बहुत सिंपल है, जो सेकंड वाला सेट होगा दैट विल बी ऑल कोडोमेन। तो डोमेन में जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे हैं और जो रिलेट कर सकते हैं, किए हैं किसी सेकेंड एलिमेंट से। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 और 5। तो फर्स्ट पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स का कलेक्शन है वही हमारे पास डोमेन होता है। 6 नहीं आएगा, ध्यान रखिए, यहाँ पर 6 किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता, तो 6 नहीं आएगा। अच्छा, रेंज की अगर हम बात करें, रेंज, तो रेंज तुम्हारे पास क्या होंगे, जो सेकंड पोजीशन वाले एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इस सेट के एलिमेंट, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6, तो ये कलेक्शन क्या है, रेंज है। क्यों, क्योंकि ये रिलेट करते हैं। अच्छा, अगर हम कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन तो हमारे पास जो सेकंड वाला एलिमेंट सेट है वो पूरा पूरा हो जाएगा, 1 to 6 सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे कोडोमेन में, ठीक है। जो बी हम सेट बोलते हैं, सेकंड सेट बोलते हैं, दैट इज योर कोडोमेन, ओके। तो ये दिस इज रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ सेट, ओके। तो आई होप चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। और हाँ, इनको नोट करते जाइएगा, आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे अगर हमारे साथ साथ करेंगे, ठीक है। अब इनको खाली एज अ वीडियो, जैसे और वीडियो जो आप देखते हैं उस तरीके से नहीं, आप एक लर्निंग कॉन्सेप्ट के साथ आप चीजों को सीखिए और समझिए, हमारे वर्डिंग को समझिए, हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली नो डाउट आपको समझ में आएगा अगर आप कोशिश करते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्टेप, बहुत ज्यादा तेजी के साथ सीखने की जरूरत नहीं है, आराम से चीजों को बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो यू नो दैट, तो क्लियरली वी गॉट हियर द रिलेशन। किसी भी सेट के ऊपर, अगर हम एक इंडिविजुअल सेट है उसके ऊपर या उसके उसी सेट के एलिमेंट्स के बीच में हम रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो वो ए क्रॉस ए का क्या होता है, सबसेट ही होता है। दैट इज आल्सो बिकॉज हम ए से बी के ऊपर कर रहे थे, या फिर हम एक सेट ले लिया, उस सेट के एलिमेंट्स के बीच में हम एक जो एलिमेंट्स के बीच में हमने कंडीशन डाल दिया, रिलेशन हमने बिल्ड कर दिया, तो वो भी एक हमारे पास सबसेट होगा, किसका, ए क्रॉस ए का, ओके। तो यू कैन आल्सो राइट हियर द रिलेशन in a set, relation in a set A is a subset, is a subset of A cross A। ये A क्रॉस A का क्या होता है, सबसेट होता है, ओके, ठीक है। हम, अगर हमारे पास मान लो यू नो दैट की सबसेट है, और हमने एक चीज और भी देखा है कि हमारे पास किसी भी सबसेट के जब जब किसी भी सेट के हम सबसेट्स लिखने जाते हैं तो उसमें एम्प्टी सेट भी आता है, वो सेट इटसेल्फ आता है। तो जो एम्प्टी सेट होता है उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, और अगर हमारे पास ए क्रॉस ए पूरा का पूरा आ गया तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो यू कैन राइट हियर अ रिलेशन, a relation R in a A, set A is called empty, is called empty relation, is called empty relation if no element, if no element of A is related to any एलिमेंट, है ना, कोई भी एलिमेंट रिलेट ना करता हो, या कह सकते हो रिलेशनशिप में कोई एलिमेंट ही ना हो, है ना।
तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इम्पटी रिलेशन कहलाता है ऑफ ए। ठीक है, तो यू कैन से दिस आर इज एन इम्पटी रिलेशन, और क्लियरली यू नो दैट जो हमारा इम्पटी होता है इट इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास a relation, a relation are in a set, relation are in a set A is called universal, is called universal relation, relation if each element, each element of A is related to every element, हर एक एलिमेंट से वो रिलेट करता हो, है ना, इच एवरी एलिमेंट ऑफ ए। You can see here this is r is just equal to whole a cross a। ठीक है, तो दिस इज योर एक, और क्योंकि ये इसका एग्जिस्टेंस तो होता ही होता है क्योंकि इम्प्टीज होता है, और दूसरा हमारे पास एक क्रॉस एक खुद हमारा रिलेशन होता है, तो ये ट्रिवियल रिलेशन है, इनके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑब्वियस से रिलेशन हैं, तो इनको हम ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं। यू कैन आल्सो से both are both the empty relation and universal relation and the universal relation and the universal relation are sometimes called trivial। ठीक है, तो अगर कहीं आपको मिल जाए कि ट्रिवियल रिलेशंस के बारे में बात करनी, ट्रिवियल का मतलब कि ये तो ऑब्वियस है कि ये तो रिलेशन होते ही होते हैं, तो उनका हम, ठीक है, तो दीज आर ट्रिवियल रिलेशंस आल्सो कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, तो इसको भी आप ध्यान में रखो। ओके, तो आइए जरा एक एग्जांपल पे काम कर लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जो रिलेशन है, कैसे रिलेशन हैं, ट्रिवियल रिलेशन है कि नहीं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं एग्जांपल। तो अगर हमने लिया कि यहाँ पर एक सेट ले लिया, लेट ए बी द सेट, बी द सेट ऑफ all students, all students of a boys school, एक बॉयज स्कूल है, तो स्कूल के जितने भी हमारे पास छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका हमने कलेक्शन ले लिया, वो एक सेट हमारे पास बनाएगा। तो हमें क्या शो करना है, so that the relation, so that the relation are in a given by, एक रिलेशन हमारे पास लिया हमने, जिसको हमने दिया है नाम आर, और इसमें लिखा है कि ए कामा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला कि ए जो है वो बी का क्या है, सिस्टर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो सिस्टर का कोई मतलब ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास सारे लड़के हैं। ठीक है, और दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं ए और बी, कहाँ के, ए के, और उनके बीच में हम रिलेशनशिप बना रहे हैं सिस्टर, तो इसका मतलब ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ए इज द सिस्टर ऑफ बी वाला, है ना। तो इसका मतलब है दिस इज एन इम्पटी से, या कह सकते हो दिस इज एन इम्पटी रिलेशन, है ना। तो यू कैन जस्ट से इज द इम्पटी रिलेशन
ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया, एक हमारे पास कैसा है, रिलेशन है। एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने और एक रिलेशन दिया जिसको हमने दिया है नाम आर डैश। ठीक है, इसमें कैसे पेयर्स हैं, ए कमा बी पेयर्स हैं। द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, है ना, हमने ये ले लिया हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन is less than 3 मीटर। अब देखिएगा, इन्होंने बोला कि 3 मीटर से कम, उनके उनके हाइट्स के बीच का डिफरेंस अगर 3 मीटर से कम है तो सारे पेयर आ जाएंगे। 3 मीटर बहुत लेंथ होती है ना, इतना डिफरेंस तो इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता किन्हीं दो दो पेयर्स के बीच में। तो इसका मतलब सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे, जितने भी पेयर्स बना हमारे पास रिलेशन बना, जितने भी मतलब मेंबर्स हैं उन आपस में वो रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है 3 3 मीटर से तो कम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा सेट नहीं हो जाएगा, सारे के सारे रिलेट कर जाएंगे। इसका मतलब ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक क्रॉस ही पूरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, है ना, इज द यूनिवर्सल सेट। तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, पूरा पूरा अगर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जा रहा है, और अगर उसका कोई सबसेट आ रहा है तो उसको हम प्रॉपर रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। तो हमें लगता है कि जो है एक छोटा सा हम पॉज ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को पढ़ाते हैं। तो हम इसको जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहे हैं, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जा रही है। ओके।